गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने डीसी मोटर के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पर हमने देखा था कि डीसी मोटर टू पर्पस से क्या है कि पॉपुलर है। पहला था कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है और दूसरा होता है स्पीड रेगुलेशन बेस्ट होता है, यानी स्पीड कंट्रोल बेस्ट रहता है। इसके अलावा डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की जो संरचना होती है एक दूसरे के समान होती है, इसलिए आप डीसी जनरेटर को एज ए डीसी मोटर की तरह प्रचालित कर सकते हैं। और उसके बाद हमने प्रिंसिपल की बात की थी, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जब किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक द्वारा बल अनुभव किया जाता है और उसका आयाम देखा था BIL। तो अब उसके घूर्णन की दिशा हम क्या करते हैं, डीसी मोटर में लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो डीसी जनरेटर में हमेशा डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, जबकि डीसी मोटर में क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में जो थंब होते हैं वो सेम आपके मोशन यानी गति को प्रदर्शित करते हैं। जो तर्जना होती है दोनों में ही फ्लक्स को प्रदर्शित करती है, जबकि जो मध्यमा होती है वो EMF या करंट की डायरेक्शन को प्रदर्शित करती है। लेकिन डीसी जनरेटर में हमेशा अज्ञात क्या होता है, EMF होता है, जबकि डीसी मोटर में आपका क्या रहता है, मोशन यानी गति अज्ञात रहती है। उसके बाद में हमने जनरेटर में मोटर एक्शन के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने मोटर में जनरेटर एक्शन देखा था। तो वहाँ पर जो EMF उत्पन्न होता है आर्मेचर में, वो सप्लाई वोल्टेज के विपरीत होने के कारण क्या कहलाता है, बैक EMF कहलाता है। तो हमेशा EMF जो जनरेटर में EG और यहाँ पर मोटर में बैक EMF दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब देखते हैं कि बैक EMF के कारण मोटर पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट ये होता है कि बैक EMF होता है वो ऊर्जा रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि क्या लिखेंगे, बैक EMF मोटर में ऊर्जा रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखें। अब देखिए सेकंड पॉइंट की बात करें हम कि आपने सप्लाई वोल्टेज क्या दी मोटर को, V, ठीक है। वहां पर उत्पन्न EMF क्या था, EB, ठीक है। और आर्मेचर में ड्रॉप IaRa, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इसे पावर में परिवर्तित करना चाहता हूं। तो जब आप इसे पावर में परिवर्तित करेंगे तो हमेशा आर्मेचर करंट से दोनों तरफ गुणा करा दीजिए। तो क्या हो गया, VIA बराबर EB IA प्लस IA स्क्वायर RA, ठीक है। और यदि मैं मानूं कि आपका आर्मेचर का करंट लगभग बराबर होता है किसके, लोड करंट के, तो यहां से आपके पास क्या गया, VIL बराबर EB IA लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस IA स्क्वायर RA। तो ये क्या हो गया, आपकी पावर। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इनपुट पावर, ये क्या है, आउटपुट पावर, और ये इसमें क्या है, लॉस। तो यहां पर ये आपकी क्या हो गई, इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर प्लस लॉस हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि दक्षता बराबर क्या होता है, आउटपुट बटे क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक है। तो यहां पर आउटपुट क्या है आपका, EB
इंटू आई ए, और इनपुट क्या है यहां पर वी आई एल। तो आपने क्या माना है कि आपका जो आर्मेचर का करंट होता है वो लगभग किसके बराबर होता है, लोड करंट के। तो ये इससे कैंसिल हो चुका है, तो आपके पास दक्षता बराबर क्या आ चुका है, ए बी बटे वी आ चुका है। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि दक्षता समानुपाती किसके होती है, बैक ईएमएफ के। ठीक है ना। तो जितना अधिक बैक ईएमएफ होगा उतनी ही अधिक क्या होगी, दक्षता होगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था बैक ईएमएफ का, कि बैक ईएमएफ ऊर्जा रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा पॉइंट आपके पास यहां से क्या आता है कि जो दक्षता होती है वो बैक ईएमएफ के क्या होती है, समानुपाती होती है। जितना अधिक बैक ईएमएफ होगा उतनी ही अधिक क्या होगी, दक्षता होगी। ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या है, वी आई एल, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिकल पावर, ये क्या है आपका मैकेनिकल पावर, और ये क्या है आपका लॉस। तो यहां से इसे नोट करता हूं मैं, वी आई एल बराबर ए बी आई ए प्लस आई ए स्क्वायर इंटू आर ए। अब यदि मैं यहां से इसको पक्षांतरित कर देता हूं तो आपके पास क्या आता है, वी आई एल बराबर, ठीक है, यहां पे क्या बचा आपके पास, ए बी आई ए, ठीक है, और इसको पक्षांतरित करते हैं तो माइनस आई ए स्क्वायर आर ए बराबर ए बी आई ए आ गया। ठीक है, इसको आप आई एल को क्या लिख सकते हो, आई ए भी लिख सकते हो। क्यों कि आई एल बराबर किसके है, आई ए के है। तो इसे मैं यांत्रिक पावर बोलता हूं, पी एम। तो वी आई ए माइनस आई ए स्क्वायर आर ए। तो यांत्रिक पावर अधिकतम कब होगी, जब आप इसका अवकलन कराते हो धारा के साथ में और वैल्यू का मान क्या रखते हो, 0। तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके इक्वल 0 रखना है और अवकलन कराना है। तो यहां से आपके पास v माइनस 2ia आर ए बराबर आ जाएगा आपके 0 के, अवकलन कराते हो तब। अब इसको इधर ले जाइए तो v बराबर आपके पास क्या आ चुका है, यहां से 2ia आर ए, ठीक है। तो 2 का इसमें भाग दे दीजिए तो आई ए आर ए बराबर क्या आ गया आपके पास, v बाय 2 आ चुका है। ठीक है, तो अब इसे मैं क्या बोल सकता हूं, बैक ईएमएफ। तो यहां से ए बी बराबर क्या आ गया, v बाय 2 आ चुका है। अब देखिए सपोज कीजिए कि जैसे मान लीजिए मोटर है आपके पास, मोटर को आपने 100 वोल्ट दिया सप्लाई, तो बैक ईएमएफ कितना होगा यहां पर, 50 वोल्ट। कितना होगा, 50 वोल्ट। और 50 वोल्ट होगा तो आप जानते हैं कि दक्षता समानुपाती किसके होगी, बैक ईएमएफ के। तो कहने का मतलब यहां पर कि मोटर को जब आपने 100 वोल्ट सप्लाई दी तो बैक ईएमएफ कितना उत्पन्न हुआ, 50 वोल्ट, और यहां पर कम बैक ईएमएफ उत्पन्न हुआ है तो दक्षता भी क्या होगी, कम उत्पन्न होगी। इसलिए इस कंडीशन के लिए यदि आप किसी मोटर को डिजाइन करते हो तो हमेशा दक्षता 50% से कम होती है। तो ध्यान में रखना है कि इस कंडीशन के लिए आप कभी भी मोटर को डिजाइन नहीं करेंगे। तो मोटर की अधिकतम दक्षता के लिए आप मोटर को रेटेड लोड के लिए क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो हमेशा इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखना है
कि यदि इस कंडीशन के लिए आप मोटर को डिजाइन करते हैं तो आपकी मोटर की दक्षता 50% से भी क्या होगी, कम होगी। इसलिए दक्षता अधिकतम रखने के लिए मोटर को रेटेड लोड पर डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि दक्षता है वो कम होगी किससे, 50% से। ठीक है, तो हम पॉइंट क्या लिखेंगे, दी गई कंडीशन में मोटर की दक्षता 50% से कम रहती है, अतः मोटर की अधिकतम दक्षता के लिए मोटर को रेटेड लोड पर डिजाइन किया जाता है। किस पे डिजाइन किया जाता है, रेटेड लोड पर डिजाइन किया जाता है। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि बैक ईएमएफ के कारण मोटर क्या होती है कि कम करंट को क्या करती है, ड्रॉ करती है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि बैक ईएमएफ मोटर द्वारा लिए जाने वाले करंट को कंट्रोल करती है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, किसके लिए, बैक ईएमएफ के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट आप जानते हैं कि बैक ईएमएफ होता है वो समानुपाती किसके होता है, फाई एन के। ठीक है, तो यानी स्पीड कम होगी तो यहां पर बैक ईएमएफ भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए बैक ईएमएफ क्या करता है कि आपकी मशीन को क्या करेगा, सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, बैक ईएमएफ मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है। ठीक है, तो ये 5 क्या हैं, इफेक्ट हैं किसके, बैक ईएमएफ के। तो पहला इफेक्ट क्या है कि बैक ईएमएफ के कारण ऊर्जा रूपांतरण आसान हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या रखेंगे कि जो आपका जो दक्षता है वो बैक ईएमएफ की क्या होती है, समानुपाती है। या इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं कि जो बैक ईएमएफ होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपोजिशन इन एनर्जी कन्वर्जेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैक ईएमएफ मोटर में ऊर्जा रूपांतरण के अपोजिशन में लिखिए। ठीक है, बैक ईएमएफ मोटर में ऊर्जा रूपांतरण के अपोजिशन यानी विपरीत, ये पॉइंट लिखना भूल गए, अपोजिशन में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है, निभाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पर ध्यान में रखना है कि बैक ईएमएफ के समानुपाती क्या रहती है, दक्षता। तो बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो दक्षता बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि EB बराबर V/2, यानी आपने मशीनरी को 100 वोल्ट सप्लाई दी तो यहाँ पर बैक ईएमएफ
कितना हो गया 50 वोल्ट। तो यहाँ पर दक्षता क्या हो जाती है इस कंडीशन के लिए 50% से भी कम हो जाती है। जब 50% से दक्षता कम हो जाती है तो इस कंडीशन पर हम कभी भी मोटर को डिज़ाइन नहीं करेंगे। तो हमेशा जो मोटर डिज़ाइन होती है वो रेटेड लोड पर अधिकतम दक्षता के लिए डिज़ाइन की जाती है। और बैक ईएमएफ मोटर द्वारा जो लिया जाने वाला करंट होता है, यानी जब आप मोटर पर लोड बढ़ाओगे तो वो उतना अधिक करंट ड्रोन करेगा, आवश्यक जो टॉर्क है उसे उत्पन्न करने के लिए उसको भी नियंत्रित करता है, उसके साथ साथ उसे सेल्फ रेगुलेटिंग भी बनाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके बैक ईएमएफ के पॉइंट्स हैं। अब हम बात करेंगे आर्मेचर रिएक्शन की। ठीक है, ठीक है, तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में आर्मेचर रिएक्शन के क्या इफेक्ट होंगे। तो याद कीजिए जो डीसी जनरेटर होता था वहां पर आर्मेचर रिएक्शन के दो इफेक्ट होते थे। पहला होता था डीमैग्नेटाइजेशन और दूसरा क्या होता था क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो डीमैग्नेटाइजेशन में क्या होता था फ्लक्स में कमी आती है। तो फ्लक्स में यदि मोटर में कमी आती है तो हमेशा क्या होगी मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी और टॉर्क क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। जबकि जनरेटर के केस में वोल्टेज क्या होता है कम होता है। तो हेडिंग डालिए आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर हम दोनों की तुलना करेंगे डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के। ठीक है, तो एक तरफ तो डीसी जनरेटर हेडिंग डाल दीजिए और दूसरी तरफ यहां पर आप हेडिंग डाल दीजिए डीसी मोटर। तो दोनों में तुलना करने पर आपको इनके अंतर समझ में आ जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैंने डीसी जनरेटर के लिए नॉर्थ पोल साउथ पोल फ्लक्स लाइंस नॉर्थ से साउथ, ठीक है, और ये आपका आर्मेचर। ठीक है, यहां पर आपका क्या है जीएनए और यहां पर आपका क्या है एमएनए। किसमें डीसी जनरेटर कितना डिग्री थीटा डिग्री ये शिफ्ट हो रहा है। डीसी जनरेटर किस डायरेक्शन में घूर्णन करता है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये आपका क्या है ट्रेल टिप है, ट्रेल टिप। ये क्या है आपका लीड टिप। ये वापस से ट्रेल टिप और ये क्या है आपका लीड टिप। ठीक है, तो नॉर्थ पोल के साइड में जितने भी कंडक्टर होते हैं उनमें आर्मेचर के कंडक्टर में धारा की दिशा क्या रहती है, क्या रहती है अंदर की तरफ रहती है। अंदर की तरफ प्रदर्शित कर दीजिए और साउथ साइड में बाहर की तरफ। ठीक है, तो याद कीजिए कि आर्मेचर रिएक्शन में यहां पर डीसी जनरेटर में ट्रेल टिप पर फ्लक्स क्या होता था अधिकतम होता था यहां पर ट्रेल टिप पे, और लीड टिप पे क्या होता था कम होता था। इसके कारण ही आपका क्या होता था एमएनए डीसी जनरेटर के घूमने की दिशा में शिफ्ट हो जाता था। अब यदि हम बात करें किसकी डीसी मोटर की बात करते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल फ्लक्स लाइंस कहां से कहां होती है नॉर्थ से साउथ होती है। ठीक है,
और यहां पर आपका क्या प्रदर्शित किया गया है, आर्मेचर, ये आपका आर्मेचर। यहां पर क्या है आपका GNA, और यहां पर आपका क्या है MNA। ये थीटा डिग्री MNA शिफ्ट हो रहा है, लेकिन इसमें क्या रहेगा, विपरीत दिशा में। ठीक है, यहां पर जनरेटर किस दिशा में है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूर्णन कर रहा है। यहां पर एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। ठीक है, उसके जो ट्रेल टिप थे इसके क्या बन जाते हैं, लीड टिप बन जाते हैं। ठीक है, तो ये यहां पे लीड टिप होगा, ये लीड टिप होगा, ये क्या होगा, ट्रेल टिप होगा। ये आपका वापस से लीड टिप और यहां पर ट्रेल टिप। ठीक है, और आधे भाग में क्या रहेंगे, धारा की दिशा अंदर की तरफ होगी, आधे भाग में क्या होगी, धारा की दिशा विपरीत होगी। यहां पे अंदर की तरफ है, यहां पे क्या है, बाहर की तरफ। ये बेसिकली संरचना बना दी हमने। ठीक है, दोनों में। तो यहां से देखकर आप ये कह सकते हो कि जो डीसी जनरेटर है उसमें क्या है कि MNA जनरेटर के घूमने की दिशा में शिफ्ट होता है, और डीसी मोटर में MNA मोटर के घूमने की विपरीत दिशा में क्या होता है, शिफ्ट होता है। देखने से, डायग्राम देखने से आपको यह पता चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर देखिए कि डीसी जनरेटर में अधिकतम चुंबकत्व कहां पे रहता है, ट्रेल टिप पर रहता है। ठीक है, जबकि यहां पर अधिकतम फ्लक्स किस पे रहेगा, लीड टिप पे रहेगा, यहां पर। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं आर्मेचर रिएक्शन की। सबसे पहले मैं बात करता हूं डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन की। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि जब डीसी जनरेटर को लोड पर प्रचालित कराया जाता है तो आर्मेचर करंट के कारण जो आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, चुंबकीय वाहक बल होता है, वो उत्पन्न होता है, और उसके कारण ही आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव डालता है, और उसे क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यदि डीसी मोटर की बात की जाए तो डीसी मोटर में ध्यान में रखना है कि जब मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो क्या करते हो आप, जब मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो हमेशा करंट की डिमांड बढ़ती है। क्यों? कि मोटर जो निश्चित टॉर्क है उसे बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो लोड करंट के कारण आर्मेचर में करंट प्रवाहित होता है, और वो आर्मेचर करंट क्या करता है, जो मुख्य फ्लक्स है उसको प्रभावित करता है, तो उसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब देखिए डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन के कारण दो प्रभाव होते थे। पहला डीमैग्नेटाइजेशन, यानी डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब कि आपके फ्लक्स में कमी, वो ही प्रभाव यहाँ पर होगा डीसी मोटर में। दूसरा होता है इसमें क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, तो इसमें भी क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। लेकिन यहाँ पर यदि फ्लक्स में कमी आती है तो हमेशा ईएमएफ कम उत्पन्न होता है। लेकिन यदि यहाँ की बात की जाए डीसी मोटर की, तो यहाँ पर यदि फ्लक्स में कमी आती है तो हमेशा क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और टॉर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण यहाँ पर कम्यूटेशन प्रभावित होता है। कम्यूटेशन प्रभावित होने का मतलब क्या होता है कि ब्रश टोटल करंट को एकत्रित नहीं कर पाता है, जिसके कारण स्पार्क पूरे कम्यूटेटर पर फैल जाती है, जिससे क्या है, उसके शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है कम्यूटेटर की, कंप्लीट की।
जबकि यहां पर भी क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण कॉम्यूटेशन प्रभावित होता है, और कॉम्यूटेशन को सुधारने के लिए हम डीसी जनरेटर में इंटरपोल लगाते हैं, और डीसी मोटर में भी हम क्या प्रयोग करेंगे, इंटरपोल प्रयोग करेंगे। तो मैं सोचता हूं कि आपको दोनों में डिफरेंस का पता चल गया है। ठीक है, तो अब हम बात केवल यहां पर नोट किसकी करेंगे, डीसी मोटर की करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए कि जब डीसी मोटर पर लोड लगाया जाता है, लगाया जाता है तो आवश्यक टॉर्क को बनाए रखने के लिए करंट डिमांड बढ़ती है। किसकी डिमांड बढ़ती है, करंट डिमांड की, या आप कहते हो करंट ड्रॉन होता है, तथा लोड करंट के कारण आर्मेचर करंट प्रभावित होता है। तथा आर्मेचर फ्लक्स द्वारा फील्ड फ्लक्स पर प्रभाव डाला जाता है, जिससे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहां पर मैं नोट केवल डीसी मोटर का करूंगा क्योंकि डीसी जनरेटर का हमने पहले नोट कर लिया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन। अब आर्मेचर रिएक्शन के भी यहां पर दो प्रभाव होंगे, तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, आर्मेचर रिएक्शन के दो प्रभाव होते हैं। ठीक है, पहला है डीमैग्नेटाइजेशन यानी फ्लक्स में कमी। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन। और दूसरा होता है आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। ये तो होता है फ्लक्स में कमी, यानी फ्लक्स में कमी। ये क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, चुंबकीय विक्षोभ होता है, चुंबकीय विक्षोभ। ठीक है, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विचुंबकन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं विचुंबकन का क्या प्रभाव पड़ता है यहां पर। ठीक है, तो पहला इफेक्ट है आपका विचुंबकन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रही है, फ्लक्स में कमी हो रही है। तो आप सभी जानते हैं कि टॉर्क टी समानुपाती क्या होता है, फाई आई ए होता है। तो यहां पर टॉर्क में कमी होने के कारण, फ्लक्स में कमी होने के कारण टॉर्क भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि ए बी समानुपाती फाई एन होता है, तो यहां से n बराबर क्या होगा,
EB/φ होगा। तो जब फ्लक्स में कमी आएगी तो स्पीड बढ़ती है। तो ध्यान में रखना है कि विचुंबकन के कारण हमेशा टॉर्क क्या होगा, टॉर्क में कमी तथा स्पीड बढ़ती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कौन सा है ये, विचुंबकन। दूसरा कौन सा आता है आपका, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन यानी चुंबकीय विक्षोभ। चुंबकीय विक्षोभ। अब ध्यान में रखना है, चुंबकीय विक्षोभ के कारण क्या होगा, आपका कम्यूटेशन प्रभावित होता है। तो क्या लिखेंगे, इसके कारण कम्यूटेशन प्रभावित होता है। ठीक है, कम्यूटेशन प्रभावित होता है। तो एक पॉइंट आप यहां पर ध्यान में रखिए कि जब डीसी मोटर में कम्यूटेशन प्रभाव उत्पन्न होता है, उस समय क्या होता है कि जो डीसी जनरेटर का ट्रेल टिप होता है वो लीड टिप की तरह व्यवहार करता है। यानी कहने का मतलब कि इस कंडीशन में हमेशा जो डीसी जनरेटर का ट्रेल टिप था वो लीड टिप बन जाता है। ट्रेल टिप क्या बन जाता है, लीड टिप बन जाता है। और एमएनए हमेशा क्या है, मोटर के घूर्णन के विपरीत दिशा में शिफ्ट हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, इस केस में मोटर में जनरेटर का ट्रेल टिप लीड टिप व जनरेटर का लीड टिप ट्रेल टिप की तरह व्यवहार करता है तथा एमएनए मोटर के घूर्णन के विपरीत दिशा में शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, विपरीत दिशा में शिफ्ट हो जाता है। अब आपको पता है कि आपका एमएनए शिफ्ट हो रहा है तो ब्रेस किस पे लगाया जाता है, एमएनए पर लगाया जाता है। इसलिए आपको यदि कम्यूटेशन का सुधार करना है तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रश को शिफ्ट कराना पड़ेगा। लेकिन जब आप ब्रश को शिफ्ट कराते हो तो वहां पर एक हानि और आ जाती है, वो क्या उनसे आ जाती है, विचुंबकन। और विचुंबकन उत्पन्न हो गया तो वापस से आपकी मोटर का टॉर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए आप ज़्यादातर क्या प्रयोग करते हो, इंटरपोल प्रयोग करते हो। और ये जो इंटरपोल होता है वो हमेशा क्या होते हैं कि आपके डीसी जनरेटर के समान यहाँ पर इंटरपोल यदि आप लगाते हो तो क्या होगा, यहाँ पर मुख्य पोलों की संख्या 2 है तो वहाँ पर भी यहाँ पर इंटरपोल 2 लगाए जाएंगे। वो क्या होते हैं, नैरो टैपर होते हैं। और इसके आर्मेचर में प्रवाहित धारा की दिशा के समान ही इंटरपोल में धारा प्रवाहित होती है। लेकिन हमेशा ध्रुवता क्या होती है कि जो जनरेटर तो घूर्णन करता था उसके आगे, घूर्णन की दिशा में आगे जो पोल होता था उसके समान होता था इंटरपोल। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, विपरीत होगा।
यहाँ पर क्या होगा, विपरीत होगा। कैसे, यदि हम इंटरपोल लगाते हैं यहाँ पर, तो इस पार्ट को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब आपका MNA मोटर के घूर्णन की विपरीत दिशा में शिफ्ट होता है तो वहाँ पर कम्यूटेशन को सुधारने के लिए आप क्या करते हो, ब्रश को शिफ्ट कराते हो। लेकिन ब्रश को शिफ्ट कराने से एक हानि उत्पन्न हो जाती है कि उसमें डीमैग्नेटाइजेशन और अधिक हो जाता है, जिससे मोटर का हमेशा डीमैग्नेटाइजेशन और अधिक होगा तो हमेशा क्या होगा, मोटर का जो फ्लक्स में कमी आ रहा है उसके कारण टॉर्क कम होगा, स्पीड और बढ़ जाएगी। इसलिए आप किसका प्रयोग करते हो, कम्यूटेशन को सुधारने के लिए इंटरपोल का प्रयोग करते हो। तो अब मैं बताता हूं कि इंटरपोल कैसे लगाना आपको, ठीक है। जिससे ये आपकी क्या है, मोटर है। यहां पर आपके मुख्य पोल है नॉर्थ पोल और ये आपका कौन सा है, साउथ पोल, ठीक है। फ्लक्स लाइन्स ये हैं आपकी, ठीक है। और ये आपका क्या है, GNA है, ये आर्मेचर लगा दिया आपने, ठीक है। ये आपका क्या है, MNA। इस दिशा में आपका क्या हो रहा था, शिफ्ट, और मोटर घूर्णन किस दिशा में कर रही थी, एंटी क्लॉक। तो अब जो आप यहां पर ब्रश लगाओगे, सॉरी इंटरपोल लगाओगे, वो यहां पर लगाओगे, ये इंटरपोल आपके। तो यहां पर ये इंटरपोल क्या है कि ब्रश के माध्यम से क्या रहते हैं, आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित रहते हैं, ठीक है। आर्मेचर के क्या रहते हैं, श्रेणी में संयोजित रहते हैं। ये क्या है आपके इंटरपोल है ये। अब देखिए इनकी ध्रुवता का मैन यहां पर क्या होता है, दोनों में अंतर होता है। तो जनरेटर तो क्लॉकवाइज घूर्णन करता है, तो उस दिशा में जो आगे पोल आता है उसके समान ही क्या होगी, इंटरपोल की ध्रुवता। लेकिन इसे दूसरे शब्दों में यदि मोटर के केस में बात करें तो आपकी मोटर क्या है, घूर्णन कर रही है एंटी क्लॉक, और आपका MNA किधर शिफ्ट हो रहा है, पीछे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि यहां पर जनरेटर में जो MNA शिफ्ट होता है अहेड, यानी आपके जनरेटर की घूर्णन की दिशा में शिफ्ट होगा, और ये क्या होता है, हमेशा बिहाइंड, यानी पीछे, हमेशा पीछे की तरफ क्या होता है, शिफ्ट होता है मोटर के घूर्णन की दिशा के। तो जो ध्रुवता होगी वो पीछे जो मुख्य पोल है उसके समान होगी। तो पीछे कौन सा है, ये इधर घूर्णन कर रहा है, ये पीछे शिफ्ट हो रहा है, तो पीछे कौन सा है, साउथ, तो ये कौन सा होगा, साउथ। और इसकी बात करें तो ये कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करनी है आपको, ध्रुवता निर्धारित करनी है। तो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि डीसी जनरेटर में हमेशा MNA जनरेटर के घूर्णन की दिशा में शिफ्ट होता है, और जो इंटरपोल लगाया जाएगा डीसी जनरेटर में उसकी ध्रुवता जनरेटर के घूर्णन की दिशा में जो मुख्य पोल है उसके समान होगी ध्रुवता। और यदि मोटर की बात की जाए तो मोटर में हमेशा क्या होता है, MNA मोटर के घूर्णन की विपरीत दिशा में शिफ्ट होता है, इसलिए इंटरपोल की ध्रुवता भी जो पीछे की साइड में मेन पोल है इसके पीछे ये है, ठीक है। तो इसके समान इसकी क्या होगी, ध्रुवता होगी, ठीक है। तो ये है इनमें मेजर डिफरेंस, तो आपने देख लिया। तो आपसे क्या है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डीसी जनरेटर में विचुंबकन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो EG समानुपाती क्या होता है, फाई N होता है। तो यहां पर यदि फ्लक्स डीसी जनरेटर की बात हो रही है तो डीसी जनरेटर में फ्लक्स में कमी आएगी तो EG कम होगा, EMF उत्पन्न कम होगा, और EMF कम उत्पन्न होगा तो टर्मिनल वोल्टेज भी आपकी क्या होगी, कम होगी।
यही बात यदि डीसी मोटर की बात की जाए कि वी चुंबकन का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो N समानुपाती AB/5, यानी फ्लक्स में कमी आएगी तो स्पीड यहाँ पे बढ़ेगी। तो इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और जो कंप्लीट हमारी मोटर है वो केवल और केवल इन दोनों फॉर्मूलों से हम क्या है सीख लेंगे। T समानुपाती phi I है से और AB समानुपाती phi N से। जिनको ये दो फॉर्मूले याद हैं वो कंप्लीट डीसी मोटर को अच्छे से बिना किसी थ्योरी के आसानी से समझ सकता है। एग्जाम में पूछे यही क्वेश्चन जाते हैं कि फ्लक्स कम होगा तो ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके अलावा यदि N समानुपाती AB है तो बैक ईएमएफ कम होगा तो दक्षता कम होगी। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो रिमेनिंग टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में हम टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में टाइप्स ऑफ डीसी मोटर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।